बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में वास्तविक संख्याओं की पूरी डिटेल समझी है हमने। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है ये भी हमने वहां पर सीखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया है, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किए हैं। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित सारे प्रश्न हैं। यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय अब तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके पहले वाले वीडियो पर जाएं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से समझ लें, तैयार कर लें। और यहां पर एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चनों को सीधा स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। देखो पहला क्वेश्चन। बच्चों, यहां पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न वही है पुराना वाला जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाया है, लगभग एग्जाम के लिए कंप्लीट करवाया है। उसी टाइप का यहाँ पर भी प्रश्न है। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करना है। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करते हुए दो संख्याएं दिए हैं, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो ध्यान दें, ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 और इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है, पहले प्रश्न का पहला भाग है। यहां पर दिया गया है कि एक संख्या है 135 व एक दूसरी संख्या दी गई है 225। हमें क्या करना है, इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म की सहायता से, ऐसे कह सकते हो, है ना, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न बच्चों हमारा है। कैसे करना है, हमने इसके लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में, हालांकि ये प्रश्न इस टाइप का हमने करवाया है, हमने आपको ये बताया कि आपको सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में से छोटी बड़ी संख्या को चुन लेते हैं कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है, कौन सी बड़ी है। ये देखते हैं कि यहाँ पर 225 संख्या बच्चों बड़ी है, 135 संख्या छोटी है। जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य लिख लेते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको हम भाजक बना लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से देखो हमें प्रोसेस आगे बढ़ानी है। ये आपका देखो भाजक हो जाएगा 135 और ये आपका भाज्य हो जाएगा 225। ध्यान से समझनी है पूरी बात, ठीक है। ये 135 भाजक है, 225 भाज्य है। अब हमें करना क्या है, 135 से 225 में भाग देना है। बिल्कुल एकदम आसान से भाग देना है, एकदम वही फ्री ऑफ माइंड से जैसे पिछली कक्षाओं में हम देते रहे हैं। कोई मतलब नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आप दिमाग में रखें, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये याद रखना है कि भाग देना कैसे होता है, बस वो पुरानी वाली बात याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 135 का जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 135 का एक ही बार देखो भाग जाएगा, एक बार, ठीक है। 2 बार देंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा। देखो 135 इसमें से आप घटा सकते हो, है ना, 10, ये 5 में से 5 घटेगा 0, और यहाँ से 12 में से 3 घटाओगे 9, ठीक है, 9 बचेगा। क्लियर बात है। अब देखो ध्यान दें, ये जो प्रोसेस किया है, पहला स्टेप कंप्लीट आपका हो गया। यहाँ पर हमने बताया कि भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म है ना, स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण प्रक्रिया करनी होती है। एल्गोरिज्म का मतलब होता है चरण बाई चरण प्रक्रिया को, चरण बाई चरण प्रक्रिया से किसी समस्या का निदान करना एल्गोरिज्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो इस प्रकार से है कि भाई जो 225 है उस 225 को हमने लिखा है 135 गुणा में 1 प्लस यहाँ पर देखो शेषफल में 0 है। बच्चों आपको याद दिला दें कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है वो इस प्रकार से होता है कि अगर a और b कोई दो संख्याएं हमें दी जाएं तो उसमें a और b का इस प्रकार से देखो संबंधित ये होती है कि a बराबर होता है b क्यू प्लस r होता है,
ए और बी दो दिए गए कोई धन पूर्णांक हैं, उनमें Q और R इस प्रकार से विद्यमान होते हैं, Q और R कोई दो धन पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान होते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। जबकि यहाँ पर एक शर्त और है कि जो R होता है वो कितना होता है, B से तो छोटा होता है लेकिन शून्य से बड़ा होता है, शून्य या शून्य से बड़ा, शून्य भी हो सकता है, R का मान शून्य हो सकता है और शून्य से बड़ा जाएगा आगे कहां तक, B से पहले तक। पूर्णांक आपको यहाँ पर B क्या है, कोई पूर्णांक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये पहला देखो इसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पर बनाया कि भाई जो A है मतलब भाज्य है, वो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। A बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मेट होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों क्या करते हैं, पहला चरण आपका समाप्त हो गया। अगले चरण में बच्चों क्या करते हैं, ये 135 और 90 पर फिर से दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप अलग से लिख लो या फिर इसी में देखो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर 90 में 90 से भाग देना है, मतलब ये हो गया भाजक, और भाज्य क्या बनाना है, 135 भाज्य बनाना है, ये भाज्य हो जाएगा, ये आपका भाजक हो गया। फिर वही प्रक्रिया दोहरा दो बच्चों, यहाँ पर 90 से 135 में भी भाग एक ही बार जाएगा। यहाँ पर देखो इसको घटाने पर यहाँ कितना मिलेगा, 5 आपका ज्यों का त्यों, 13 में से 9 घटाओगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इस स्टेप को यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 135 जो है ना 135 वो काय के बराबर है, ये है 90 गुणा 1 प्लस 45 के बराबर है। बच्चों यहाँ ध्यान से समझो, 135 बराबर मतलब वही फॉर्मेट है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने बताया A बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। तो जो 135 है ना भाज्य बराबर, भाज्य क्या है 135, भाज्य बराबर भाजक, ये है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सीधी बात है। इसके बाद देखो अगला तीसरा स्टेप करते हैं। अब फिर से वही स्टेप दोहराना है, देखो ये आपका भाजक हो जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। तो फिर से देखो इस प्रकार से आपको करना है कि ये भाजक है और 90 ये आपका भाज्य है, 90 में भाग करना है, ठीक है। कर देते हैं भाग, देखो बड़े आराम से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 2 बार भाग जाएगा। 90 में 45 से अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखो 2 का गुणा यहाँ पर 45 में करोगी तो 90 हो जाएगा, और 90 में से देखो 90 घटेगा बच्चों, क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचता है तब आपकी प्रक्रिया खत्म, भाग देना काम खत्म। भाग देना कब खत्म करोगे, तब तक ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता है तो समझो जो अंतिम भाजक है बच्चों वही एचसीएफ होता है। ये अंतिम भाजक है 45, क्योंकि 45 से भाग लास्ट में दिया ना, लास्ट वाले चरण में हमने 45 से भाग दिया है। तो जो अंतिम भाजक है वो 45 है, इसलिए 45 को ही हम एचसीएफ लिखेंगे। अगर इस चरण को यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल में 0 लिखेंगे। तो आपका ये जो 45 है ना अंतिम भाजक है, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, एचसीएफ कहेंगे। एचसीएफ बराबर आपको लिखना है 45, ठीक है। तो ये बच्चों जो चरण बाई चरण प्रक्रिया है, यहाँ पर दोनों संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने की चरण बाई चरण प्रक्रिया है, इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म कहते हैं। कंप्लीट बच्चों। तो इस प्रकार से आपको करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की और बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, हम एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। पहला हमने भाग ये किया, अब देखो इसी प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है उसको कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, दूसरा पार्ट कर लेते हैं, तीसरा आपको खुद करना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हम करके यहाँ पर फिर दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ पहले और दूसरे में कोई खास बात नहीं है, सारी एक ही प्रोसेस करनी है। ये है आपका 196 और दूसरी
संख्या है आपकी 38220। क्या है? 38220 है। हमें क्या करना है? इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म की मदद से करना है। बच्चों बिल्कुल एकदम आसान तरीका से, कतई दिमाग पर लोड नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ दिमाग करना है ना, बिल्कुल दिमाग को एकदम शांति से रखना है। और हमने बताया है जो, बस उसको याद रखना है कि हमने क्या क्या बताया। हमने आपको ये बताया था कि पहले आप इन संख्याओं को अच्छे से देखो और ये देखो कि भैया कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये 38220 बड़ी है, 196 बच्चों छोटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये आपका भाजक हो गया, ये क्या हो गया? बी, और इसको क्या कहेंगे? हम भाज्य कहेंगे। तो भैया भाज्य में इस भाजक से भाग देते हैं और आपकी चरण बाई चरण प्रक्रिया चालू। क्या करते हैं? 196 से हम भाग करेंगे 38220 में बच्चों, ठीक है, बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात है, कुछ भी नया नहीं करना है। हमने बताया कि भाग देना बिल्कुल वही पुराने कक्षाओं में जो हमने सीखा है उसी प्रोसेस से करना है। बच्चों यहाँ पर 196 से भाग दे दो भैया, तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है? 2 अंक, ये 3 अंकों में भाग देना है। 196 में अगर हम भाग दें बच्चों तो ये 2 बार भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, है ना। 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर देखो 3 बार चला जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं बच्चों, 3 बार भाग देंगे, है ना। 3 बार नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। 2 बार जाएगा। 2 का देखो भाग दें, 2 का यहाँ पर 2 का पहले गुणा करेंगे, 2 का 6 में गुणा 12, मतलब 2 लिखना है। 2 का गुणा 8 9 में करना है, तो 2 ने 18 और 1 हासिल में, तो ये 19 हो जाएगा। फिर हासिल में 1 और 2 एकम 2 और 1 3। तो बच्चों ये तो देखो ध्यान दें, ये तो 352 हो गया और ये 382 है बच्चों, भाग नहीं गया। इसका मतलब ये तो भाग एक ही बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? केवल एक बार जाएगा। अब एक बार जब भाग करना है तो भैया वही संख्या लिखनी है 196, ठीक है। अब ये देखो 196 अगर हम इसमें से घटा दें, 382 में से 196 घटा दें, 12 में से 6 घटाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर ये 17 होगा और 17 में से हम 9 घटा दें बच्चों, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और इसके बाद ये 2 है, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। इतनी बात बच्चों ठीक है। अब आगे, अब आपको क्या करना है? देखो ये 2 है ना, 2 का अंक उतारो भाई, 2 ज्यों का त्यों। अब फिर से भाग देना चालू कर दें। कैसे करते हैं इसका भाग? इसमें प्रोसेस वही है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दें, ये आपके पास लिखा है 3 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं, ये छोटे हैं, 4 में पूरे में भाग देना है, बिल्कुल सही है। तो ये आपको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखो 18 पंचे 90, 8 छक्का 108, 18 19 बार देंगे ना, 19 पंचे 55, छक्का 14, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 नंबर, देखो 9 बार शायद चला जाए भाई, हम देख लेते हैं 9 बार, है ना। तो भाई 9 का यहाँ पर गुणा कर लो, 9 छक्का 54, 4 हासिल में कितना? 5। 9 ने 81 और 81 5 86, हासिल में कितना? 8। 9 एकम 9 8 17, बिल्कुल सही है। 9 बार देखो भाग चला गया, ठीक है बच्चों। घटा देते हैं, यहाँ 12 में से 4 घटाओगे, देखो ध्यान दें 8 बचेगा। ये 15 में से 6 घटाओगे 9 बचेगा। और यहाँ 7 में से 7 0, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 से यहाँ 0 उतारो, ठीक है। अब क्या करना है? 196, यहाँ पर 980। अब भाग करो भाई, 196 980 कितने बार भाग जाएगा? ये हमारा भाग चला जाएगा भाई 19 पंचे 95, मेरे ख्याल से 5 बार तो जा सकता है ना, 5 बार जा सकता है अगर, तो देखो 5 बार देख लेते हैं, 5 बार देख लेते हैं। 5 छक्का 30, है ना, हासिल में 3, और 5 निम 45 और 3 48, हासिल में 4 हो जाएगा। 5 एकम 5 4 9 बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो पूरा देखो डिवाइड हो रहा है। पूरा जब डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब अब हमें आगे प्रक्रिया नहीं करनी है। जब शेषफल शून्य हो जाए तो प्रक्रिया आप वहीं पर रोक दें और जो भाजक है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भाजक तो 196 है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 196 ही आएगा। कितना आएगा? 196। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो 38220 है वो कितना इकाई के बराबर है? 196 गुणे 195, 196 गुणे 195 और प्लस में ये तो देखो 0 हो गया, शेषफल तो 0 हो गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया बच्चों कि जो अंतिम भाजक होता है
अंतिम भाजक कितना है 196, यही आपका HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। HCF बराबर 196। बताओ बच्चों यहाँ किसी को कोई समस्या? जो अंतिम भाजक, बस इतनी बात रखनी है कि ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है। कब तक? तब तक जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है बच्चों उसी को हम कहते हैं HCF। ठीक है, इतनी बात एकदम क्लियर। मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं बच्चों। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखो इन बड़ी बड़ी संख्याओं के फैक्टर करते, गुणनखंड करते, तो यहाँ पर एक समस्या थी। लेकिन यहाँ पर भाग करने के बाद मतलब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके हम बड़ी बड़ी संख्याओं के HCF भी बहुत सरलता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खास बात यही है, इस प्रोसेस को यूज करने का खास यही बात है कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जिनके HCF ज्ञात करने में अर्थात जिनके गुणनखंड ज्ञात करने में समस्या होती है, तो गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात ना करें, बल्कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप नोट कर लें। और इसके बाद मेरे ख्याल से इसमें जो थर्ड पार्ट है बच्चों उसको आप खुद करके देख लें। अच्छे से आप कर सकते हो बड़े आराम से। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करके हमें पूछें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको अब रब कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें देखो ध्यान दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है। उस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम ये सिद्ध करके देखेंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 अथवा 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। एकदम आसान बात है बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका, तो यहाँ पर देखो ध्यान दें, कोई धनात्मक, हम ये मान लेते हैं कि माना, यहां लिख दें, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है बच्चों। क्या मान लेते हैं? a कोई आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। और इसके लिए अगर विभाजन प्रमेय का लगाएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से बड़े आराम से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो a होता है वो काय के बराबर होता है, BQ + R के बराबर होता है। जहां R कितना होता है ये भी आपको यहां लिखना है। R जो होता है वो R का मान 0 भी हो सकता है या B से छोटा होगा। ठीक, 0 या B के बीच का हो सकता है। ठीक है, 0 सहित 0 भी हो सकता है या 0 से आगे जाए, B से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, यदि A बराबर BQ + R हमने लिखा, अब देखो ध्यान से, यहाँ जो हमें प्रश्न कहता है कि ये धनात्मक पूर्णांक जो A है ना, यही तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये किस रूप का हो सकता है? 6q + 1 के रूप का हो सकता है। देखो ध्यान दें, यहाँ पर बच्चों B का मान अगर 6 रख दें, ध्यान से समझना है, यदि B का मान बच्चों हम 6 रख दें तो हमें एक बात बता दो कि भाई R का मान कितना होगा। अगर B का मान हम 6 रख दें, क्यों रख रहे 6, इसको भी समझना है। हमें ऐसे सिद्ध करके दिखाना है कि 6q + 1 के रूप का होता है कोई जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, अर्थात जो A हमने माना है वो A बराबर 6q + 1 के रूप का होता है, अथवा 6q + 3 के रूप का होता है, 6q + 3 के रूप का होता है, अथवा हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखो a बराबर b³, ध्यान दें ये आपका जो है ना, ये क्या है? ये b है। ये क्या है? b है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें b बराबर 6 मानना है।
अगर हम b बराबर 6 लिख लें तो बच्चों r बराबर हमें आप बता दो कितना होगा। हमने आपको बताया कि b का मान r का जो मान है वो b से कम होना चाहिए, मतलब 6 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, अथवा 0 भी हो सकता है। याद करो, देखो हमने लिखा है 0 भी हो सकता है ना। अर्थात r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 अथवा 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है क्योंकि b का मान तो 6 है। तो b का मान 6 है तो 6 से छोटा 5 ही तो होगा। तो ये कोई भी मान हो सकते हैं, r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 में कुछ भी हो सकता है। कब? तब जब b का मान हम 6 लेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो r बराबर 0, तो आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी होगी। आप यहां पर इसमें b का मान 6 लिख दें, q आपका ज्यों का त्यों और r का मान 0 लिख दें, तो यहां पर बच्चों 6q देखो यहां बन जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 6q। तो बच्चों आप ये बताओ कि यहां पर जो 6q संख्या है वो क्या सम है या विषम है? तो आपको लिखना है बिल्कुल एकदम सम है। क्यों? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का गुणा हो, 4 का गुणा हो, 6 का गुणा हो, 8 का गुणा हो। ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याएं, जिनमें सम का गुणा हो, सम अंक का गुणा हो। तो बच्चों यहाँ पर 6 का गुणा है, इसका मतलब यहाँ ये संख्या आपकी कैसी हो गई? सम हो गई। देखो r बराबर 0 के बाद हम पहुंचते हैं r बराबर 1। r बराबर 1 तो बच्चों a बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर देखो b का मान तो आपको 6 लिखना है और q आपको ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस का निशान लगाएं और r बराबर 1 लिख दें। तो बच्चों इसको बता दो ये संख्या कैसी है? ये बच्चों विषम संख्या है। क्यों विषम है बच्चों? बताओ क्यों विषम है? क्योंकि 6q संख्या विषम है, 6q संख्या सम है और सम में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो निश्चित से विषम हो जाती है। सम में 1 जोड़ दें क्या होता है? विषम। जैसे हम आपसे कहें कि 2 में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा? 3। 2 सम है, 1 जोड़ो तो अब क्या हो गया? विषम। 4 क्या है बच्चों? सम है, सम में 1 जोड़ दें क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। मतलब सम संख्या में 1 जोड़ने पर वो विषम हो जाती है। तो इसी यहाँ पर इसी पैटर्न, यहाँ पर इसी बात का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कि भैया 6q तो सम है, तो 6q प्लस 1 क्या होगा? विषम होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़ दिया गया है। r बराबर 2, तो बताओ a बराबर कितना होगा? अब हमने r का मान 2 लिख लिया। यहाँ पर देखो a बराबर b का मान हम 6 लिखेंगे, q आपका ज्यों का त्यों, और r का मान हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर 6q प्लस 2 लिखा है, 6q प्लस 1 विषम है। अब विषम में एक और यहाँ पर जोड़ दिया, देखो 1 और 1 2 हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये विषम है, इसमें 1 जोड़ दें तो ये संख्या मिल गई। इसका मतलब ये संख्या, अब देखो ये संख्या को हम क्या कहेंगे? सम कहेंगे। यहाँ पर ये सम है, ये विषम है, देखो ये भी सम है। आगे r बराबर अगर 3 लिख दिया जाए तो a का मान कितना होगा? फिर वही काम करना है, a बराबर b का मान हम 6 लिख दें, q अपना ज्यों का त्यों, प्लस r का मान हम 3 लिख दें। बच्चों 3 यहाँ लिखा है, तो ये संख्या अब आपकी कैसी हो गई? विषम हो गई। ठीक है, ये संख्या कैसी हो गई? विषम हो गई। r बराबर 4 रखें, r बराबर 4 रखें तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। ध्यान से समझो, b का मान 6, q प्लस r का मान कितना लिख दिया? 4 रख दिया। जब यहाँ पर हमने 4 जोड़ा है, देखो सम ये है, सम ये है, सम अंकों का योग सम कहलाता है। तो कुल मिला के ये संख्या क्या हो गई? सम हो गई। अब r बराबर 5 लिख दें, r बराबर 5, तो बताओ a बराबर बच्चों कितना होगा? तो आपको लिखना है a बराबर b का मान 6 लिख दें, q ज्यों का त्यों, प्लस r का मान हम 5 लिख दें। तो देखो ये सम है बच्चों, सम में विषम जोड़ने पर संख्या हमें विषम मिलती है। क्या मिलती है? विषम मिलती है। ठीक है, तो आपने देखा कि r बराबर 0 हमने लिखा तो संख्या हमें ये मिली, r बराबर 1 लिखा तो संख्या हमें ये मिली, r बराबर 2 लिखा संख्या ये मिली, r बराबर 3 पर ये, r बराबर 4 पर ये और r बराबर 5 रखने पर हमें ये संख्या मिली। इसमें आपने देखा कुछ संख्याएं सम है, कुछ संख्याएं विषम है। तो बताओ बच्चों विषम कौन कौन सी हैं? देखो ये संख्या विषम है, ये संख्या विषम है और ये संख्या भी देखो विषम है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीनों संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a अगर है तो वो
धनात्मक पूर्णांक a जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप में हो सकता है, 6q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, अथवा 6q प्लस 3 के रूप का हो सकता है, अथवा 6q प्लस 5 अर्थात 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो आपको लिखना है अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या लिखें है ना, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बच्चों ये है आपका, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हमने ये सिद्ध किया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, या तो 6q प्लस 1 के रूप का होता है, अथवा 6q प्लस 3 के रूप का होता है, अथवा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्लियर बात है बच्चों? उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर जो चीज हमसे पूछी गई थी केवल उसी पर आपको ध्यान देना है। हमें ये पूछा गया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 के रूप का होता है, अथवा 6q प्लस 3 के रूप का होता है, अथवा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये बस इतनी बात पूछी गई थी। तो हमने क्या किया, धनात्मक विषम पूर्णांक a हमने लिया और उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लिया, और b बराबर यहाँ पर देखो हमने 6 लिखा। तो जब b का मान 6 लिखा तो निश्चित रूप से b का मान 6 लिखने पर r का मान कितना होना चाहिए ये आपको याद रखना है। r का मान जो है वो कितना होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। b बराबर अगर 6 है तो r का मान 6 से कम, मतलब 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, अथवा 0 भी हो सकता है। यहाँ पर देखो r बराबर ये हो सकते हैं। तो r बराबर 0 लिया तो आपका यहाँ पर a का मान देखो 6q आया, r बराबर 1 लिया तो a का मान यहाँ ये आया, r बराबर 2, r बराबर 3 रख के हमने चेक कर लिया कि कौन कौन सी विषम संख्याएं, देखो ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, मतलब जो विषम पूर्णांक होंगे वो 6q प्लस 1 अथवा 6q प्लस 3 अथवा 6q प्लस 5 के रूप के ही होते हैं। क्लियर बात बच्चों? उम्मीद है कि पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से लिखा है, देखो ध्यान दें। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ऐसा लिखा है ना, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपने कभी अगर रियल में परेड ना देखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने टीवी सीरियल वगैरह में परेड जरूर देखी होगी, या 26 जनवरी पर तो निश्चित रूप से टीवी में आपने देखा होगा कि जब मार्च सेना के जवान मार्च करते हैं तो उनके उत्साहवर्धन के लिए आगे आगे बैंड बजाया जाता है और पीछे पीछे सेना के जवान मार्च करते हुए जाते हैं। ठीक है, सेना के जो बैंड वाले होते हैं वो भी सेना के ही होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी लाइन लगाते हैं, लाइन है ना, इस प्रकार से स्तंभों में मार्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे आगे इस प्रकार से माने कि आपका देखो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपके ये हैं बैंड वाले, देखो ध्यान दें, ये बैंड वाले आगे। ठीक है, और इनके पीछे यहाँ पर देखो ये सैनिक हैं, यहाँ पर ये सैनिक हैं, ये सैनिक हैं। ठीक है, स्तंभों में इनको चलना होता है। ठीक है, ये सैनिक हैं, ये सैनिक हैं, ये सारे सैनिक होते हैं। तो सैनिक पीछे जाते हैं, बैंड वाले आगे आगे बैंड बजाते हैं और ये पीछे पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर कितने स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितनी ये स्तंभ होंगे जिनमें वो मार्च करते हैं। जबकि सेना के जवान जो हैं वो कितने हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो, इसमें लिखा है
16 सदस्यों का आपका आप ये आर्मी बैंड की टुकड़ी है, सॉरी आर्मी की टुकड़ी है, जवानों की टुकड़ी है, और इसमें 32 सदस्य आर्मी बैंड के हैं। ये आगे वाले कितने हैं? 32 सदस्य हैं और पीछे वाले 616 हैं। ठीक है, तो कितने स्तंभों में ये मार्च कर सकते हैं? अधिकतम स्तंभों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो बच्चों कहीं अधिकतम शब्द लिखा हो तो आप थोड़ा सा दिमाग यूं लगाएं कि इसमें इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको बच्चों लिखना है, देखो ध्यान दें, आर्मी लिख दें या सेना लिख दें, एक ही बात है ना। आर्मी के जवानों की संख्या कितनी है? देखो ध्यान दें, इनकी संख्या कितनी है? 616 है ना। 616 जवान हैं। आर्मी के जवान कितने हैं? 616 हैं। और बैंड वाले कितने हैं? आर्मी के बैंड वालों की संख्या है ना। आर्मी बैंड के जवानों की संख्या, वो भी बच्चों जवान ही होते हैं, है ना, वो भी जवान कहे जाते हैं, लेकिन वो बैंड वाले हैं। आर्मी बैंड के जवानों की संख्या कितनी है? देखो आर्मी बैंड के जवानों की संख्या यहां पर बच्चों दी गई है, ये है 32, है ना, 32 है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखो हमने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया, इसमें बड़ी और छोटी जो संख्याएं उनको भी आपको चूज करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद में एल्गोरिथम प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 616 में हमें 32 से देखो भाग करना है। इसको यहाँ पर देखो 32 को हम भाजक मानेंगे और 616 को ये भाज्य मानेंगे। ठीक है, भाग कैसे करते हैं? बिल्कुल वही प्रोसेस को 32 से अगर हम यहाँ 61 में भाग करें, भाई एक ही बार जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ये 32 लिखना है और इसको घटा दें। यहाँ देख सकते हो ये 11 है और इसमें से 2 घटाओगे 9 बचेगा, और 5 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर देखो 2 बचेगा और ये 6। ठीक है, अब यहाँ 32 से भाग करोगे 296 में तो देखो कितने बार जाएगा? 9 या 27, देखो यहाँ ध्यान दें 9 बार जाएगा। 9 का 2 में 9 दूनी 18, हासिल में 1, 9 या 27 और 1 28। यहाँ देखो ये 9 बार भाग चला गया। घटाओ भैया, 16 में से 8 घटाओगे 8 बचेगा, 8 में से 8 गए 0, यहाँ पर देखो 8 शेष बचेगा। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ से अब हमारी प्रोसेस और आगे बढ़ेगी। पहला स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ आपने किया 616 बराबर, क्या किया? 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस शेष में कितना बचा बच्चों? 8 बचा। अगले स्टेप में क्या करना है? इन दोनों को यहाँ पर इसको भाजक मानेंगे, ये भाज्य हो जाएगा। तो चाहे तो हमने बताया अलग बना दें या इसी में देखो इस प्रकार से इसको भाजक बना दें, ये 32 आपका भाज्य हो जाएगा और फिर से वही प्रक्रिया दोहरा दें। तो 8 का भाग यहाँ 8 चौको 32 बच्चों 4 बार जाएगा और इसको घटाओगे देखो शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो बस वहीं आपको विराम लगा देना है, आगे प्रोसेस नहीं करनी है। जो अंतिम भाजक होता है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस स्टेप को लिखना चाहो देखो बच्चों ऐसा लिखेंगे, देखो 32 जो है ना, 32 बराबर 8 गुणा में 4 और प्लस ये शेषफल देखो 0 हो गया। a बराबर बी क्यू प्लस आर, सीधा सीधा वही अप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर शेषफल जब 0 होता है तो हमने बताया जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। यहाँ पर अंतिम भाजक 8 है, इसलिए इसका एचसीएफ है बच्चों वो कितना है? 8। और एचसीएफ ही वास्तव में अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो सेना के जवान मार्च कर रहे हैं आर्मी बैंड के पीछे, आर्मी बैंड आगे है, सेना के जवान पीछे हैं, जो मार्च कर रहे हैं वो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर 4 ही स्तंभ दिखाए गए हैं, यहाँ पर एक रफ हमने आइडिया दिया आपको। स्तंभों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 8 होगी। तो आपको यहाँ लिखने हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या है ना, की संख्या बराबर कितनी होगी? 8 होगी। यहाँ पर ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 4। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ भी देखो हमें प्रयोग करना है। चलो इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 4 है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। यहां पर देखते हैं ये चौथा प्रश्न देखो क्या है। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। इसके लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। देखो माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है बच्चों, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। इस पर अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दें, देखो यहां पर लिखना है यूक्लिड, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, इससे हम लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। जबकि आपको ये पता है कि जो r है वो b से छोटा होता है और शून्य से बड़ा, शून्य या शून्य से बड़ा हो सकता है। इसमें देखो ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न हमसे ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, अर्थात a का वर्ग हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो a वर्ग होगा वो कितना होगा, 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है बच्चों, a माना है ना। इसका वर्ग जो है, वर्ग काय के बराबर होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये हमारा बच्चों प्रश्न है। यहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये बच्चों हमारा प्रश्न है वास्तव में। ये हमने देखो यहाँ पर प्रश्न लिख दिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर हमने a माना है तो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि हमें इसका जो वर्ग है वो कितना सिद्ध करके दिखाना है, 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है। एक काम करो कि यहाँ पर b बराबर तो हम 3 लिख लेते हैं। देखो ध्यान दें, b बराबर 3 लिखें तो बताओ r बराबर बच्चों कितना होगा, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। 3 नहीं होगा, हमने बताया कि जो b अगर 3 है तो अब 3 से छोटा ही होता है r का मान, तो भाई r का मान 3 से छोटा मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है बात। अब बताओ भाई यहाँ पर अगर r बराबर 0 लिखा जाए तो बताओ a कितना होगा बच्चों। यहाँ पर देखो ध्यान दें, b का मान तो हमें 3 लिखना है, q यहाँ लिख दें प्लस r का मान 0 लिख दें, तो a बराबर कितना हो गया, 3 क्यों हो गया भाई। a बराबर 3 क्यों हमें नहीं दिखाना है, हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है, मतलब a का वर्ग करना है। तो a का वर्ग बताओ भैया, यहाँ पर ऐसा करते हैं वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। वर्ग करने पर यहाँ a का वर्ग देखो a वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर इसका हम 3q का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग हो जाएगा 9q का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है। तो कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमने किया तो वर्ग किस रूप में होता है, 9q स्क्वायर के रूप का होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो 9q स्क्वायर लिखा है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर बच्चों लिख दें तो 3 त्रिका 9 ही तो होता है। और यहाँ 3q स्क्वायर को अगर m मान लिया जाए तो बच्चों a स्क्वायर बराबर 3m हो गया। देखो ध्यान दें, m बराबर हमने m किसको माना है, जहां m बराबर है कितना, m बराबर है 3q स्क्वायर। यहाँ पर 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखो किस रूप में होता है, 3m के रूप में होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। इतनी बात ठीक है बच्चों, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वास्तव में 3m के रूप का ही होता है। क्लियर बात हो गई। अब 3m के होता है अथवा 3m प्लस 1 के रूप का भी तो होता है, 3m प्लस 1 के रूप का भी तो होता है। तो देखो ये भी हमें चेक करके देखना है। अब आगे
अब हम ऐसा करते हैं कि r का मान 1 लिख लेते हैं। देखो ध्यान दें, r बराबर 1, तो बताओ a बराबर बच्चों कितना होगा। इसी वाले फॉर्मेट में देखो a बराबर b का मान तो हमने 3 माना है, q अपना ज्यों का त्यों, और प्लस r, और r बराबर देखो कितना लिखना है आपको, 1 लिखना है। तो अब a बराबर कितना हो गया, 3q + 1 हो गया। अब इसका वर्ग कर दो, क्योंकि हमें तो वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग किस रूप में होता है, 3m अथवा 3m + 1 के रूप का होता है। तो भैया हम वर्ग कर देते हैं, यहाँ लिख दें वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये देखो a का वर्ग करोगे a वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 3q + 1 का हम वर्ग कर दें, बोलो ठीक है। अब यहाँ देखो और आगे बढ़ाओ, इसका स्क्वायर तोड़ो भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये इसको a मानो इसको b मानो, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत अच्छे से बच्चों ये सारी बातें आपको पहले से पता हैं कि अगर ऐसा होता है कि भाई a + b का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, a + b का होल स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, अर्थात एक ये a है जो पहला पद है, ये b है वो दूसरा पद है, तो यहाँ पर पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस इन दोनों पदों का गुणा का दूना, ऐसा लिखा जाता है। तो बच्चों इसको भी ऐसे ही लिख दो, पहला पद का स्क्वायर करोगे 3q का स्क्वायर यहाँ करोगे तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना, q का q स्क्वायर, तो पहले पद का स्क्वायर हो गया, प्लस अब 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस अब इन दोनों के गुणा का दूना करना है। तो भैया 3q ये है, 3q में जब 1 का गुणा करोगे, 3q में 1 का गुणा करोगे और इसका दूना करोगे, दोनों का गुणा करना है फिर दूना करना है, तो 2 × 6q हमें देखो मिलेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो मेरे ख्याल से एकदम फिट समझ में आ ही रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आगे इसको और थोड़ा बढ़ा दें, देखो एक काम करें, यहाँ से यहाँ ये दोनों पद देखो ध्यान से, पहला पद और अंतिम पद, क्या इन दोनों जगह से 3 कॉमन है, हाँ बिल्कुल 3 कॉमन है। तो अगर हम 3 कॉमन लें तो यहाँ से देखो 3q² बचेगा, प्लस यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 2q बचेगा, प्लस 1 आप यहाँ ज्यों का त्यों लिख दें। और इस संख्या पूरी को हम अगर m मान लें तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 3m + 1 लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, इसको हमने m मान लिया, जहां लिख दें कि जहां m है वो क्या है भाई, m बराबर 3q² + 2q है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने पाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किस रूप में होता है, 3m + 1 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होता है अथवा 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर देखो r बराबर 2 लिख के भी चेक कर लेते हैं, यहाँ लिख दें r बराबर 2, तो बताओ a बराबर कितना होगा। ध्यान से समझो, r का मान यहाँ 2 लिख देते हैं, b का मान 3 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + 2, 3q + 2 हो जाएगा, a का मान इतना हो गया। अब इसका वर्ग कर दो भाई, इसका वर्ग हमें सिद्ध करके दिखाना है कि वर्ग इस रूप में हो या इस रूप में हो, तो भाई इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या होगा, a का वर्ग करोगे तो a वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर 3q + 2 का जब वर्ग करोगे तो वही अभी हमने होल ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो तोड़ा था, a + b का होल स्क्वायर, उसी को फिर यहाँ देखो प्रसारित रूप इसका करना पड़ेगा। भैया देखो ध्यान दें, पहला पद है 3q, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 9q² हो जाएगा, प्लस दूसरा पद है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस अब इन दोनों का गुणा करें और गुणनफल का दूना होता है, भैया इसका गुणा 2 × 6q और इसका दूना करोगे तो 12q देखो मिलेगा। ठीक है, 2 × 6, 6 दूनी 12q, दोनों के गुणा का दूना। इसके बाद आप देखो इस 3 स्टेपों को, जो 3 स्टेप लिखे हैं इसको हम थोड़ा सा बदल के लिखेंगे। देखो 9q² तो बिल्कुल ठीक है, प्लस 12q ये भी बिल्कुल ठीक है, ये जो 4 लिखा है इसको क्या 3 + 1 लिखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल बच्चों लिखा जा सकता है, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इन तीनों पदों में देखें तो 3 कॉमन है, यहाँ से 3 का भाग देखो दोगे तो 3 × 9, 3 बार जाएगा, q² ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 3 का भाग देखो 4 बार जाएगा, 3 × 4 = 12 है ना,
4 बार जाएगा क्यू ज्यों का त्यों, प्लस 3 का भाग 1 बार जाएगा प्लस 1 ये ज्यों का त्यों। अब बच्चों इस संख्या को m मान लें तो निश्चित रूप से देखो हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m हमने किसको माना है, m बराबर हमने लिखा है 3q का स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1 को लिखा है। ठीक है, तो बच्चों आपने ये भी देखो सिद्ध कर लिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किस रूप में होता है, 3m प्लस 1 के ही रूप का होता है। ठीक है, r बराबर 1 लिया देखो तो भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया तो 3m प्लस 1 के रूप का हुआ। r बराबर 2 लिया तो अभी वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किस रूप में होता है, 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a अगर है उसका वर्ग या तो 3m के रूप का होता है अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपको नीचे एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होता है अथवा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपको फाइनल आंसर में लिखना है, प्रूव्ड लिखना है। बच्चों ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, बड़े आराम से आपको तसल्ली वक्त पढ़ना है, समझना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अंतिम प्रश्न की ओर। बिल्कुल अंतिम प्रश्न जो है ना उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखो अंतिम प्रश्न क्या है, चलो बच्चों इसको रब कर लेते हैं और अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं। देखो 5वां प्रश्न क्या है, देखिए हालांकि 5वां प्रश्न जो है वो बिल्कुल चौथे के ही प्रकार का है। बिल्कुल देखो ध्यान दें, यहां पर हमसे कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, यहाँ पर है धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m अथवा 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो ध्यान दें, एकदम वही प्रोसेस करनी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, धनात्मक पूर्णांक a है। इस पर हम धनात्मक पूर्णांक पर अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दें तो यहां पर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लिख सकते हैं कि जो a बराबर होता है वो कितना होता है, bq प्लस r होता है, जबकि r का मान b से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात ठीक है बात। अब यहाँ पर बच्चों हमें देखो सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है। प्रश्न ये कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन अर्थात a का घन, देखो धनात्मक पूर्णांक हमने a माना है तो a का घन मतलब धनात्मक पूर्णांक का जब घन करेंगे तो a का घन ही तो मिलेगा। तो a का जो क्यूब है वो काय के बराबर होता है। प्रश्न कहता है धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो काय के बराबर होता है, या तो 9m होता है या 9m प्लस 1 होता है अथवा 9m प्लस 8 होता है। तो a क्यूब बराबर हमें 9m सिद्ध करना है या 9m प्लस 1 सिद्ध करना है या 9m प्लस 8 हमें सिद्ध करना है। बच्चों ये हमारा प्रश्न है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 3 रूपों का होता है, धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 9m के रूप का होता है अथवा 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर a बराबर 3, a नहीं b है ना, b बराबर एक काम करते हैं, b बराबर यहाँ 3 लिख ले। अगर b बराबर 3 है तो बताओ r का मान बच्चों कितना हो जाएगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है अथवा 2 हो सकता है ना। 3 तो हो नहीं सकता, b से कम चाहिए, 3 से कम चाहिए, 3 से कम मतलब 2 चाहिए है ना। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है अथवा 0 हो सकता है। तो बच्चों r बराबर 0 पहले लिख लेते हैं। r बराबर 0 पर a का मान कितना होगा, a बराबर b और b को हम 3 लिख दें, 3q प्लस r को 0 लिख दें। ठीक, तो a बराबर 3q हो गया। अब बच्चों a बराबर हमें 3q सिद्ध नहीं करना है, a का क्यूब होता है वो 9m होता है, ऐसा सिद्ध करना है। तो भैया a का क्यूब करना है, a क्यूब लिख दें, घन करने पर क्या लिख दें, यहाँ पर उसमें क्या किया था
उसको वर्ग किया था, है ना, क्योंकि यहाँ पर उसमें हमें वर्ग सिद्ध करना था, इसमें घन सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या कर दें, घन करने पर, घन का मतलब आप जानते हैं दोनों पक्षों में 3-3 घातें लगा दें। तो भैया a का क्यूब करोगे, देखो ये क्यूब ये हो गया, यहाँ पर 3 क्यूब का जब क्यूब करोगे तो 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब 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 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब 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 लिखना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस रूप में हो गया, किस रूप में, 27 क्यू का क्यूब होता है। इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ 27 को हम 9 लिख लें और 3 क्यू का क्यूब लिख दें। बच्चों यहाँ कोई दिक्कत है बताओ, 27 को देखो 9 या 27 होता है, और यहाँ इसको अगर m मान लिया जाए तो यहाँ देख सकते हो कि जो a का क्यूब है वो कितना हो जाएगा 9, और इसको हम m मान लें। किसको m माना है, यहाँ लिखना है जहाँ m बराबर हमने माना है 3 क्यू का क्यूब। 3 क्यू के क्यूब को अगर m मान लें तो धनात्मक पूर्णांक का घन बच्चों किस रूप में होता है, 9m के रूप का होता है। चेक करो, ठीक है, बात एकदम सही है। तो धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m के रूप का होता है। एक बात तो सिद्ध हो गई। अब बच्चों इसके बाद r बराबर 1 पर देख लेते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां पर देखिए, अगर हम देखो a बराबर b और b को हम क्या लिख दें बच्चों, 3 लिख दें, 3 क्यू प्लस r, और r बराबर हम यहाँ 1 लिख दें, तो a की वैल्यू 3 क्यू प्लस 1 यहाँ मिल रही है। अब क्या करना है, हमें a क्यूब का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमें दिखाना है कि घन 9m के रूप का होता है, अथवा 9m प्लस 1 के रूप का होता है, अथवा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसका क्यूब करना है। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का, क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, 3 3 पावर चढ़ा दें। यहाँ पर देखो a का क्यूब तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 1 और इस पर हम होल घन कर देते हैं, ठीक है। इसके होल घन का प्रसार आपको पता है, बहुत अच्छे से शायद पता होगा, आपको रिकॉल करा दें कि a प्लस b अर्थात दो संख्याओं के योग का क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b। इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है कि ये पद पहला है, ये दूसरा है, a प्लस b मतलब पहला पद प्लस दूसरे पद का क्यूब बराबर होता है पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 इंटू दोनों का गुणनफल ब्रैकेट में दोनों का योगफल। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पर देखो a, यहाँ 3a है, 3q है, और जो b है वो 1 है ना। a ये इसको मानोगे, पहला जो पद है उसको a मानते हैं, दूसरा पद इसको b मानेंगे। तो यहाँ पर देखो क्यूब कैसे तोड़ोगे, पहले पद का जब क्यूब करोगे तो 3q का क्यूब करना है, प्लस 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है, बिल्कुल ठीक है, 1 का क्यूब लिख दें, प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला पद है 3q इंटू दूसरा पद है 1, और ब्रैकेट में फिर लिखना है पहला पद प्लस दूसरा पद, इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। चलो इसको प्रसारित रूप इसका कर लिया हमने, इसका क्यूब कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और q का क्यूब करेंगे तो q क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है। यहाँ देखो 3 त्रिका 9, 9q इसको कहोगे, पूरे को क्या कहोगे भाई, 3 त्रिका 9, 3 में 3 का गुणा 9, 9 एकम 9, 9q का यहाँ देखो गुणा करना है, 9q का गुणा 3 में 9 तिया 27 और q का गुणा q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 9q का गुणा 1 में करना है तो 9q मिलेगा। इतनी बात बच्चों ठीक है। 3q का हमने यहाँ पर, सॉरी 3 त्रिका 9, 9q का हमने यहाँ पर इन दोनों पदों में गुणा कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, आगे थोड़ी सी प्रोसेस और आगे बढ़ाएं। यहाँ पर देखो एक पद ये है, एक ये और एक ये, इन 3 पदों पर गौर करें थोड़ा, तो इन तीनों पदों में से आपको देखो 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। तीनों पदों में से 9 कॉमन लें तो देखो यहाँ से 9 तिया 27, 3q का क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ देखो बताओ भाई कितना बचे, 3 का यहाँ पर 9 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, है ना। कितने बार जाएगा, 3 बार, 9 तिया 27, तो 3 और q का स्क्वायर लिखोगी, प्लस 9 एकम 1 बार जाएगा, यहाँ केवल q बचेगा, प्लस 1 ये आपको ज्यों का त्यों रखना है, इसमें हमने कॉमन नहीं लिया।
बच्चों अगर इस पूरे को हम m लिख दें तो ये हो जाएगा 9m + 1 हो जाएगा। m हमने किसको लिखा है, यहां आपको लिखना पड़ेगा कि जहां m क्या है 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, इसको हमने बच्चों m माना है। ठीक है, तो या तो देखो a का क्यूब काहे के बराबर हो गया बच्चों, a क्यूब बराबर काहे के हो गया, a क्यूब बराबर हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो काय के बराबर हो गया 9m + 1 के बराबर होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m होता है अथवा 9m + 1 होता है। अब देखो एक बात और यहां पर हमें दिखानी है कि 9m + 8 के का 9m + 8 के रूप का भी क्या होता है, ये भी देखो सिद्ध करके दिखाएंगे। अब हम r बराबर 2 रख देते हैं, r बराबर 2, तब अगर r का मान 2 लिख दें तो बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, a बराबर b और b का मान तो हमें पता है 3 लिखना है, 3q + r और r का मान 2 लिख दें। ठीक है, अब यहां से फिर वही काम करना है, घन कर दें दोनों पक्षों का। अगर घन करेंगे तो भैया a का घन तो देखो a³ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर घन करने का मतलब 3q + 2 का होल क्यूब लिखना है। ठीक है भाई, अब यही देखो फॉर्मूला इस पर फिर अप्लाई करना है, क्यूब वाला, होल क्यूब है ना, तो हमें क्या लिखना है, देखो ये है 3q, इसको पहला पद मानते हैं ना, पहले पद का क्यूब करना है, प्लस दूसरा पद है 2 का क्यूब करना है, प्लस 3 इंटू पहला पद लिखना है, इंटू में दूसरा पद लिखना है, फिर ब्रैकेट में 3q + 2 लिखना है, मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद लिखना है। ठीक है, बस इसको देखो हम हल कर लेते हैं। 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 और q का क्यूब करेंगे तो q³ लिखेंगे, प्लस यहां देखते हैं 2 का क्यूब 8 लिखते हैं, प्लस यहां बताओ भाई 3 × 9 और 9 दूनी 18 क्यूब, देखो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 18 क्यूब हो जाएगा। ध्यान से समझो, 3 × 9, 9 दूनी 18 क्यूब, 18 क्यूब का यहां गुणा करेंगे 3 में, 18 × 3 = 54 और q³ का गुणा q² हो जाएगा, प्लस 18 दूनी 36 क्यूब। इतनी बात ठीक है बच्चों, ये आपका 3 × 9 दूनी 18 क्यूब और 18 क्यूब का गुणा हमने इस ब्रैकेट में अंदर कर लिया। ठीक है, अब देखो और थोड़ी आगे बात समझो, एक पद आपका ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों पदों से आप 9 कॉमन ले सकते हो। ध्यान से समझो, कितना कॉमन लेंगे, 9। अगर 9 यहां से कॉमन चला जाएगा, 9 × 3 = 27, 3q का क्यूब लिखना है, प्लस इसमें से बताओ 9 × 6 = 54, 6 बार जाएगा ना, 9 × 6 = 54, 6 बार जाएगा तो 6q² लिख दें, प्लस 9 का यहां भाग देखो, 9 × 4 = 36, 4q और प्लस 8, देखो 8 में से तो कॉमन हमने लिया नहीं, तो प्लस 8 ज्यों का त्यों लिखना है। बच्चों इसको अगर हम m लिख दें तो ये देखो 9m + 8 के रूप का मिल जाएगा, जहां m क्या है, m आपको लिखना है, m बराबर है 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q लिखना है। बच्चों इस तरीके से इसको भी देखो यहां पर सिद्ध होता है कि जो किसी धनात्मक संख्या का जो घन होता है, धनात्मक पूर्णांक का घन होता है, वो किस रूप में होता है, 9m + 8 के रूप का होता है। तो बच्चों यहां पर यही बात हमसे सिद्ध करवाई गई थी कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में होता है, या 9m + 1 के रूप का होता है, या 9m + 8 के रूप में होता है। बच्चों देखो सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है, अथवा 9m + 8 के रूप का होता है, अथवा 9m + 1 के रूप का होता है, अथवा 9m + 8 के रूप का होता है। देखो ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, तो आपको लास्ट वाली लाइन में यहां आंसर में क्या लिखना है, अतः किसी भी धनात्मक धन पूर्णांक का घन 9m अथवा 9m + 1 अथवा 9m + 8 के रूप का होता है, आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 एकदम कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर बाय द वे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज पर, मतलब एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे, उसका बेसिक समझेंगे और उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक करके, बिल्कुल एक एक करके सारे एक्सरसाइज करना है,
जैसे हम लोग क्लासरूम में करते हैं, स्कूल में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही एकदम, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बड़े आराम आराम से एक एक वीडियो आप देखते जाओगे, आपका कंप्लीट पूरा कोर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और साहस और उमंग ये रखना है कि भैया हमें तो पूरा 100 to 100 सॉल्व करना है, पूरा तैयार करना है, 100 मार्क्स लाना ही लाना है। ठीक है बच्चों, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प से पढ़ेंगे कि बिल्कुल हमें 100 to 100 ही लाना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, सब लोग मिलजुल के पढ़ें, धूम धड़ाका मचा के एकदम बढ़िया से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।